तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन वाले पार्ट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले का कुछ पोर्शन अगर आप लोग को इम्पोर्टेंट लगता है तो आप लोग एनसीईआरटी से खुद से रेटिंग दे सकते हैं, नहीं तो मैं इसके बाद करा सकता हूँ। लेकिन अभी हम लोग इस लेक्चर में पॉपुलेशन वाले पार्ट से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं बता दूं कि ये किन किन लोगों के लिए जो रिवीजन करना चाहते हैं और चाहते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार उसके गो थ्रू कर लेते हैं उनके लिए। और टेस्ट से पहले जो जो चाहते हैं कि एक बार अच्छे से मेरा रिवीजन हो जाता, तो ये उनके लिए भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पॉपुलेशन से सबसे पहले पॉपुलेशन का डेफिनेशन एनसीईआरटी बताता है कि हम एक स्पीसीज है। ठीक है, और एक डॉग भी एक स्पीसीज है, कैट भी एक अलग स्पीसीज है। तो ये सारे अलग अलग स्पीसीज है। तो क्या हम लोग या फिर ये सारे स्पीसीज क्या अकेले रहते हैं? नहीं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन लिखता है सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। क्या हम लोग अगर ढूंढने जाए तो क्या एक स्पीसीज का एक मेंबर मिलेगा? नहीं। हर स्पीसीज अपना एक झुंड में ही रहता है, अपने ग्रुप में ही रहता है। तो हर इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म आप उनको कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज लिव इन ग्रुप इन अ जियोग्राफिकल एरिया, compete for similar resources and interbreed। ये एक दूसरे के साथ ब्रीड करते हैं, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं और सेम रिसोर्स के लिए compete भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। जैसे कि हम लोग का एक पॉपुलेशन हो गया, एक जियोग्राफिकल लोकेशन ले रहे हैं, जैसे इंडिया में जितने भी आदमी रहते हैं, इंडिया में जितने भी आदमी रहते हैं वो सारे एक पॉपुलेशन हुए, एक ग्रुप ऑफ एक स्पीसीज। ठीक है, सिंगल स्पीसीज के ग्रुप को जो एक साथ रहते हैं एक जियोग्राफिकल एरिया में, एक दूसरे से इंटरब्रीड करते हैं और रिसोर्स को शेयर भी कहते हैं। ये पॉपुलेशन का डिफिनेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कहा जाता है कि पॉपुलेशन का बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे मुझे लगा कि लोटस प्लांट भी एक एग्जांपल हो गया। लोटस प्लांट अगर किसी पॉन्ड में जा रहे हैं तो लोटस प्लांट का बहुत सारा पॉपुलेशन वहां पे देखने को मिलेगा। कल्चर प्लेट में देखें तो वहां पे बैक्टीरिया का भी पॉपुलेशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी लिखता है कि पॉपुलेशन लेवल पे ही, एक्चुअली पॉपुलेशन लेवल पे ही नेचुरल सिलेक्शन स्टार्ट होता है। डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं वो पॉपुलेशन लेवल से स्टार्ट होता है, पॉपुलेशन से नीचे होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या एक अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म है तो उस पे नेचर क्या सिलेक्ट कर पाएगी? अगर दो चार ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है एक स्पीसीज का, तो ही तो नेचर उसे सिलेक्ट करके और उसके डिजायर्ड ट्रेट या कैरेक्टर को आगे पहुंचाएगा। यानी नेचर कब सिलेक्ट करेगा? जब उसके पास ऑप्शन होगा, और ऑप्शन सिंगल इंडिविजुअल में तो होता नहीं है, और ऑर्गेनिज्म सिंगल इंडिविजुअल है, उसके जस्ट ऊपर वाला लेवल पॉपुलेशन होता है। तो पॉपुलेशन लेवल से नेचुरल सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये पॉपुलेशन जो है इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से जोड़ता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन लेवल से नेचुरल सिलेक्शन स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, और पॉपुलेशन का सर्टेन एट्रीब्यूट्स होता है। एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब इसका डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, ये सब होता है। जैसे अगर आप सिंगल इंडिविजुअल का बात करें तो उनका डेथ होता है। अगर एक सिंगल इंडिविजुअल का बात करें तो वो बर्थ लेंगे, जन्म लेंगे या मरेंगे। लेकिन अगर पॉपुलेशन का बात किया जाए तो क्या पॉपुलेशन जन्म ले सकता है या पॉपुलेशन मर सकता है? नहीं। पॉपुलेशन के लिए डेथ एंड बर्थ ये रिलेवेंट है। तो पॉपुलेशन के लिए हम लोग बर्थ रेट एंड डेथ रेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? पर कैपिटा होता है। पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। पर कैपिटा कहने का मतलब पर इंडिविजुअल हम लोग निकालते हैं। डेथ रेट एंड बर्थ रेट जो होता है, जो कि पॉपुलेशन का ही सिर्फ निकलता है, वो पर इंडिविजुअल निकालते हैं। कैसे? एक एग्जांपल एनसीईआरटी दिया हुआ है, जैसे कि 20 लोटस था लास्ट ईयर पौंड में, और 8 नए रिप्रोडक्शन के थ्रू आ गए। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन हो गया अभी के लिए 28। तो बर्थ रेट निकालना होगा, तो कितना जन्म लिया? 8 जन्म लिया और पहले से 20 था, तो 0.4 ऑफस्प्रिंग का यहाँ पे बर्थ रेट हुआ पर लोटस। एक लोटस पे 0.4 का बर्थ हो रहा है और पर ईयर हो रहा है, तो ये अपना बर्थ रेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से डेथ रेट भी आप निकाल सकते हैं। जहाँ पे 40 फ्रूट फ्लाई था, 4 उसमें से 4 मर गया, तो हम लोग का 4/40 इक्वल्स टू 0.1 इंडिविजुअल, ये हम लोग का डेथ रेट निकल गया। ठीक है, तो डेथ रेट हमेशा याद रखिएगा, डेथ रेट एंड बर्थ रेट पर कैपिटा पे निकलता है। ठीक है, अब आते हैं सेक्स रेशियो पे। तो क्या ऑर्गेनिज्म का सेक्स रेशियो हो सकता है? नहीं। अगर आप एक ऑर्गेनिज्म है, आप एक इंडिविजुअल है, तो आप या तो होंगे मेल, नहीं तो होंगे फीमेल। लेकिन पॉपुलेशन का सेक्स हम लोग पता कर सकते हैं? नहीं। पॉपुलेशन का सेक्स क्या होगा? मेल फीमेल दोनों हो सकता है ना।
तो उस जगह पे हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है, ठीक है। अगर 40% पॉपुलेशन मेल फीमेल है, 40% मेल है, तो वो रेशियो के टर्म में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एंड स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग कैसे कहते हैं। अगर उसका प्री देखिए, सबसे पहले तो आप एज को डिफाइन कर सकते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज एंड प्री रिप्रोडक्टिव एज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जो अभी बच्चा पैदा कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी बच्चा पैदा कर रहे हैं। प्री रिप्रोडक्टिव जैसे कि हम लोग या फिर आप अपने छोटे भाई बहन या फिर बच्चे को ले सकते हैं जो कि अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अभी वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो वो हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो अगर अभी के टाइम में मान लीजिए, अभी के टाइम में एक मान लीजिए एक शहर ले लिए, उस जगह पे अभी जितना लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनका संख्या 50 है, ठीक है। और उनके बच्चे 40 है, ठीक है। उनके बच्चे 40 है, तो ये आपको क्या दिख रहा है कि कुछ साल बाद जब ये अभी जो 50 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में चले जाएंगे तो उनके बच्चे सिर्फ 40 ही होंगे। यानी जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे तो वो घट जाएगा ना, तो वो उसको आप लोग डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कह सकते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव एज से बच्चा का संख्या अगर कम है, प्री रिप्रोडक्टिव यानी बच्चा, अगर रिप्रोडक्टिव एज से यानी आप माँ पापा वाले एज को मान सकते हैं कि माँ पापा के एज से अगर बच्चा का नंबर कम है तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। वही अगर रिप्रोडक्टिव फेज में जितने भी लोग हैं उससे ज्यादा अगर बच्चा का नंबर है तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, यानी आपका जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा तो बच्चे बहुत नंबर में आएंगे और उस समय काफी ज्यादा लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, तो वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगा, ठीक है। और स्टेबल कब होगा, जब रिप्रोडक्टिव फेज में जितने भी आदमी हैं और प्री रिप्रोडक्टिव यानी बच्चा भी जितना उतना ही है, अगर वो दोनों सेम रहेगा तो आने वाले 10 साल भी वो पॉपुलेशन अप्रोक्स उतना ही होगा, तो उस स्टेबल कहेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिंग कब, जब बच्चा का संख्या रिप्रोडक्टिव फेज से ज्यादा हो। स्टेबल कब, जब रिप्रोडक्टिव और बच्चा सेम ही में हो। और रिप्रोडक्टिव से भी कम अगर बच्चा हो जाएगा तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पे उतना कुछ खास लिखा हुआ नहीं है। ये देखिए इक्वल, जिस चैप्टर में आ, उतना कुछ खास नहीं होता है पढ़ने को, उस चैप्टर का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उस चैप्टर से एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तो उसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ये सब इकोलॉजी का ऐसा चैप्टर है जहाँ पे भर भर के डेटा है, भर भर के नॉलेज है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ऐसा लाइन मिलेगा जिनका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उन लोगों को साइड करते चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पे, ठीक है। पॉपुलेशन साइज, अगर पॉपुलेशन का देखिए, हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन का कौन 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 सा एट्रीब्यूट पढ़ चुके हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, ठीक है। और टाइप ऑफ एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग। अब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन का साइज। अगर पॉपुलेशन का साइज देखा जाए तो पॉपुलेशन का साइज इज टेक्निकली एनसीईआरटी बोलता है कि वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि हर जगह नॉट ये नेसेसरी नहीं है कि हर जगह हम लोग नंबर से ही बात कर सके। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें एक जगह अगर 200 कैरोट ग्रास है यानी पार्थेनियम है और वहीं पे एक बड़ा सा बनियान ट्री है, तो क्या वहां पे नंबर से काउंट करके आप लोग को पॉपुलेशन साइज बता सकते हैं, जो कि अनफेयर हो जाएगा क्योंकि कैरोट ग्रास का नंबर 200 होगा, बनियान ट्री एक है, लेकिन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। बनियान ट्री पूरे इकोलॉजी में बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस जगह पे बायोमास मोर मीनिंगफुल मेजर हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर बैक्टीरिया का ले लें तो उस जगह पे कॉलोनीज काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक कॉलोनी काउंट, एक एक बैक्टीरिया काउंट करना मुमकिन नहीं है। यानी पॉपुलेशन साइज को आप पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि नंबर हर जगह लॉजिकल नहीं हो पाएगा। और फिश को, फिश के पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे आप मेजर कर सकते हैं, देखिए इस जगह पे कैरोट ग्रास और बनियान ट्री के केस में आप बायोमास मेजर करेंगे, बैक्टीरिया के केस में कॉलोनीज काउंट करेंगे, लेकिन फिश के केस में आप क्या करेंगे, आप नदी में घुस के हर एक फिश को काउंट कीजिएगा, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप कुछ एरिया में एक बार में आप जाल फेंकेंगे, ठीक है। एक ट्रैप में जितना भी मछली फंस जाएगा उसको हम लोग टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी से हम लोग मेजर कर लेंगे, उससे हम लोग पूरा मतलब एक बार में कितना कितना एरिया में, मान लीजिए 10 मीटर में इतना मछली आया, तो टोटल लेंथ कितना है लेक का, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग फिश का पॉपुलेशन निकाल देंगे। टाइगर का पॉपुलेशन निकालना हो तो क्या हम लोग टाइगर को पकड़ पकड़ के एक एक करके गिनेंगे, नहीं। हम लोग चले जाएंगे नदी के किनारे या फिर किसी एक जहाँ पे हर टाइगर मान लीजिए नदी के किनारे पानी पीने आता ही होगा, तो उस जगह पे जाके उसका पग मार्क या फीकल पैलेट काउंट कर लेंगे कि कितने कितने टाइप के पग मार्क या कितने कितने टाइप के फीकल पैलेट्स वहां पे है,
ठीक है। तो ऐसे ही टाइगर का सेंसस किया जाता है। ये हुआ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स टॉपिक खत्म। आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में हम लोग को सबसे पहले एनसीईआरटी ये बताता है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, जो कि हम लोग ने देखा कि किसी जगह पे साइज नंबर के थ्रू, किसी जगह पे साइज बायोमास के थ्रू, यानी डेंसिटी किसी जगह पे कुछ तरीके से निकाल सकते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के टॉपिक में कहा जाता है कि पॉपुलेशन का साइज जो होता है हमेशा फिक्स नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, या घटता है या बढ़ता है। रीजन क्या हो सकता है, या फूड अवेलेबिलिटी के कारण, प्रेडेशन प्रेशर के कारण, या एडवर्स वेदर यानी गलत वेदर के कारण कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, ये लगातार हो रहा है। लेकिन 4 बेसिक प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉपुलेशन का साइज वेरी करता है। 4 बेसिक है। क्या क्या? तो नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जो रहता है वो हमेशा सेम स्पीसीज का होता है, ठीक है, यानी सब पॉपुलेशन पे ही बात कर रहा है। अगर हमारे घर में 4 लोग रहते हैं और एक हाथी या कुत्ता आ जाए तो क्या पॉपुलेशन बढ़ जाएगा? नहीं, एक स्पीसीज को ही काउंट करेंगे ना। हमारे घर में अभी भी 4 ही लोग हैं, लेकिन अगर कोई और मामा या मामी या दादा दादी कोई भी आ जाएगा तो पॉपुलेशन बढ़ सकता है, क्योंकि एक हम लोग स्पीसीज को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे में स्पीसीज का ही काउंट होता है, नेटेलिटीज, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेटेलिटी मतलब क्या होता है? जन्म लेना। अगर कितना बर्थ ले रहा है उसको नेटिलिटी कहते हैं। मोर्टेलिटी कितना मर रहा है। और इमिग्रेशन किसी जगह पे कितना आ रहा है। आई से याद रखिएगा, आ रहा है, कितना आ रहा है वो इमिग्रेशन। और ई, इसको आई मिग्रेशन आप लोग बहुत लोग पढ़ते हैं, आई मिग्रेशन कितना आ रहा है वो आई मिग्रेशन। और ये कितना ई फॉर एग्जिट, कितना एग्जिट कर गया वो इमिग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत मस्त एनसीईआरटी का फिगर है कि पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन कौन सा फैक्टर मदद करता है पॉपुलेशन साइज को अप डाउन करने के लिए। तो बढ़ाने के लिए दो, एक तो बर्थ रेट जिसको नेटेलिटी कहते हैं, और एक इमिग्रेशन, किसी पॉपुलेशन में कितना जुड़ गया, ये इमिग्रेशन, इमिग्रेशन और नेटेलिटी डिसाइड करेगा। और कितना घट गया वो इमिग्रेशन और मोर्टेलिटी। तो वो यहीं पे यहाँ पे लिख रहा है कि मान लीजिए टी टाइम पे एन पॉपुलेशन था, तो 1 साल बाद T+1 अगर हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए टी टाइम यानी 2025 अगर चल रहा है तो 2025 में इतना पॉपुलेशन है, तो 2026 में कितना होगा। तो बर्थ और इमिग्रेशन यानी बर्थ और कितना जन्म लिया और कितना उस जगह पे आया उसको जोड़ देंगे, और कितना मर गया और कितना एग्जिट कर गया उस जगह से उसको ऐड करके घटा देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T+1, ठीक है। अब आते हैं नॉर्मल कंडीशन में। अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो बर्थ रेट और डेथ रेट ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी पॉपुलेशन को डेंसिटी को डिसाइड करने के लिए। अगर हम लोग के इंडिया में हम लोग का मेजर फैक्टर क्या होता है? या तो मर जाता है, नहीं तो जन्म लेता है, यही पॉपुलेशन को घटाता बढ़ाता है। लेकिन अगर न्यू हैबिटेट ले लें, जो अभी नया कॉलोनाइज्ड हुआ है, कोई अगर आइलैंड ले ले, तो वहां का क्या डेथ रेट और बर्थ रेट मेजर फैक्टर रोल करेगा? बिल्कुल नहीं। वहां पे अगर 2 आदमी गए और डेथ रेट और बर्थ रेट से देखा जाए तो वो एक बार में एक को प्रोड्यूस करेंगे, तो वो उतना बर्थ रेट उतना न्यूली हैबिटेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना वहां पे इमिग्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 10 लोग हैं, नया कॉलोनी है, वहां पे अचानक 100 लोग अगर घूमने आ जाए तो वहां पे मेजर फैक्टर हो जाएगा इमिग्रेशन, ठीक है। अब ग्रोथ मॉडल देखते हैं। ग्रोथ मॉडल में 2 मॉडल होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड जो लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऑब्जर्व्ड एज डार्विन ऑब्जर्व्ड व्हाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी, ठीक है। कि कहा गया यहाँ पे, व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट, की रिसोर्सेज हैबिटेट में जब अनलिमिटेड होता है तो इच सारे स्पीसीज चाहते हैं अपने पोटेंशियल, अपने फुल पोटेंशियल पे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने फुल पोटेंशियल पे नंबर अपना इंक्रीज करते हैं, जैसा कि डार्विन अपने नेचुरल सिलेक्शन वाले थ्योरी में बताया था। यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो हर ऑर्गेनिज्म अपने फुल पोटेंशियल पे जाके रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तब इसका हम लोग मेजर करते हैं कैसे, ठीक है। अ, ये देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, जे शेप का होता है। उसका इक्वेशन ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। dN/dt बराबर RN। यहाँ पे ये सब हम लोग टर्म जानते हैं कि कैसे, यहाँ पे D क्या है और B क्या है, ठीक है। सबसे पहले, और R का वैल्यू होता है B-D, ठीक है। और B-D है, तो अब देखते हैं B और D क्या है। अगर पॉपुलेशन साइज n है, यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है, अगर पॉपुलेशन साइज n है तो नंबर ऑफ बर्थ अगर B है उस पॉपुलेशन के लिए, और नंबर ऑफ डेथ अगर D है, तो हम लोग सबसे पहले बर्थ रेट निकालेंगे। बर्थ रेट कैसे निकालेंगे कि अगर n पॉपुलेशन के लिए बर्थ इतना है तो एक पॉपुलेशन के लिए कितना होगा? B/n। इसी को कहते हैं पर कैपिटा बर्थ रेट, ठीक है। अगर n पॉपुलेशन के लिए डेथ इतना हो रहा है तो एक इंडिविजुअल के लिए डेथ उसको कितना माना जाएगा? D/n। तो ये हुआ डेथ यानी पर कैपिटा डेथ रेट, ठीक है। यही B और
बी और डी का यही वैल्यू है, बी माइनस डी को आर कहते हैं, तो डी एन बाई डी टी बी माइनस डी बाई एन जिसको आर बोल दिया गया, तो डी एन बाई डी टी बराबर आर एन हो गया। यहाँ पे आर क्या सजेस्ट करता है, आर जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, और वो क्या सजेस्ट करता है, सजेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ पे कोई भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो आर सजेस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये तो है तो 0.15 है तो 0.12, लेकिन ये याद कैसे रखेंगे, ये देखिए 0.15 जो है ये नॉर्वे के लिए है, ठीक है, नॉर्वे रैट के लिए है, तो 15 को आप लोग ऐसे 0.01 याद कर सकते हैं रैट के लिए, नॉर्वे के। ठीक है, 0.02 का है, ये इंडिया में ह्यूमंस का था 1981 के अप्रोक्स। ठीक है, 0.02, और 0.0 सॉरी 0.12 कब किसके लिए, फ्लोर बीटल के लिए, जो कि देखिए सबसे ज्यादा है, ये 0.01, ये 0.02 ह्यूमंस के लिए इंडिया में, और फिर से 0.12 जो है फ्लोर बीटल के लिए, जो कि सबसे ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन को आप लोग एक्सपोनेंशियल लॉग लेके इंटीग्रल फॉर्म करके, सॉरी इंटीग्रेट करके आप इसके ये भी इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए, एन टी इक्वल टू एन नॉट आर ई का पावर आर टी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन क्या होता है, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन मल्टीप्लाई बाई के एन बाई के। अब हम लोग इसको एकदम अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये के कहना क्या चाहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ सब खत्म हो गया। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, कब होता है, जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड होता है। उसका इक्वेशन क्या है, डी एन बाई डी टी बराबर आर एन, डी एन बाई डी टी बराबर आर एन, और ये भी इक्वेशन याद रखना है इंटीग्रल फॉर्म वाला, ये कुछ वैल्यू आर का याद रखना है। ठीक है, क्या सजेस्ट इम्पैक्ट ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर पे बताता है, और उसका मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आपका अंदर का क्षमता कितना है वो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से कुछ एग्जांपल अपने तरीका से एनसीईआरटी कुछ कुछ करके समझाने का कोशिश करता है, जिसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। ठीक है, अब आते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो ग्राफ होता है वो सिग्मोइड होता है, जैसे कि हम लोग डी एन बाई डी टी आर एन के माइनस एन बाई के हम लोग इसका इक्वेशन पढ़े। तो यहाँ पे सबसे पहले के क्या कहता है, ठीक है, इन तो है पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एट टाइम टी। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी एन है। ठीक है, तो के क्या है, के है कैरिंग कैपेसिटी, आर तो पता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, के क्या है, जैसे कोई भी हैबिटेट है, अगर मान लीजिए मेरा घर एक हैबिटेट होता, तो मेरे घर में अगर 10 आदमी रह सकता है मैक्सिमम, तो हमारे घर का जो कैरिंग कैपेसिटी होता है 10, यानी हर हैबिटेट का अपना कैरिंग कैपेसिटी होता है, यानी मैक्सिमम कुछ ना कुछ कैपेसिटी होता है, जिसके आगे वो किसी भी पॉपुलेशन या किसी भी इंडिविजुअल को नहीं रख पाएगा, उतना उसका लिमिटिंग वैल्यू होता है। ठीक है, अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्स, उसके पास कुछ ना कुछ इनफ रिसोर्स होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास 10 किलो चावल है, वो मात्र 50 लोग ही खा सकते हैं, तो मेरा कैरिंग कैपेसिटी क्या हुआ, 50 ही लोग का ना। तो एक हैबिटेट के पास कुछ अपना रिसोर्स होता है, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को ही वो सपोर्ट कर सकता है, उसके आगे अगर ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। ठीक है, तो उस नेचर के कैरिंग कैपेसिटी को के बोला गया है। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनता है, ये इनिशियल फेज, ठीक है, जिसको लैग फेज भी कहा जाता है, जो हल्का बहुत स्लो होता है, फिर फेज ऑफ एक्सेलरेशन यानी एक्सपोनेंशियल फेज भी आता है, फिर यहाँ पे डीसेलरेशन होता है, फिर एसिम्पटोट आ जाता है, यानी बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये हर एक पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, किस पार्ट को क्या कहते हैं, आपको ये वाला एकदम एसिम्पटोट, डीसेलरेशन, फेज ऑफ एक्सेलरेशन या एक्सपोनेंशियल, इनिशियल या लैग फेज याद होना चाहिए। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, वो तो एक्सपोनेंशियल में भी था, लेकिन ये के माइनस एन बाई के क्या है, आप इसको समझ सकते हैं, ये एक फ्रैक्शन के टर्म में लिखा हुआ है, कैरिंग कैपेसिटी का फ्रैक्शन के टर्म में। मान लीजिए मेरे घर का कैरिंग कैपेसिटी 10 है, और अभी हम लोग 5 आदमी रहते हैं। ठीक है, 10 है, अभी हम लोग 5 आदमी रहते हैं, तो 10 माइनस 5 बाई 10, यानी क्या हुआ, यानी 1/2, यानी हाफ हो गया ना, फ्रैक्शन क्या है, 5 माइनस, यानी कितना मेरे घर में रह सकता है, अभी कितना है। ठीक है, तो यानी टोटल सीट कितना खाली है, 5 का खाली है, 10 रह सकता था, 5 है तो 5 और खाली है, कितना सीट खाली है बाई टोटल कितना सीट था। इसको आप एक बार गौर से कीजिएगा, तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगा, के माइनस एन बाई के। ठीक है, ये हो गया लॉजिस्टिक, जिसको वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है। इस पॉपुलेशन ग्रोथ को, इस ग्राफ को भी ये नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन में सबसे पहले बताया गया है कि पॉपुलेशन अपने आप को मैक्सिमाइज
रिप्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं ताकि वो इवॉल्व हो सके, ठीक है। और जैसा कि डार्विन फिटनेस के बारे में बताया जाता था कि पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। हर पॉपुलेशन अपने आप को कल से बेहतर बनाते जा रहा है ताकि उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस उस कंडीशन में, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में सही हो सके। जैसे धीरे आप जान रहे हैं, धीरे धीरे क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो उस क्लाइमेट में अपने आप को अच्छे से ढाल पाएंगे और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, उसी का रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छा होगा। ये डार्विन के हिसाब से था, ठीक है। डार्विन फिटनेस का हाई आर वैल्यू होता है, ये आप याद रख सकते हैं। स्टेटमेंट पे आ सकता है कि डार्विन फिटनेस हैज अ हाई आर वैल्यू। तो हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो होते हैं वो साल में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं साल में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका साइज छोटा होता है, कुछ जो है कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसका साइज बड़ा होता है। तो ये सब का एग्जांपल देखते हैं कि सबसे पहले वो जो सिर्फ एक टाइम अपने लाइफ स्पैन में सिर्फ एक टाइम ब्रीड करते हैं, वो है पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू। ये अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं। और जो ड्यूरिंग अपने पूरे लाइफ टाइम जो कि मेनी टाइम्स अपने जीवन में सिर्फ एक बार ये लोग करते हैं, लेकिन हम लोग जैसे ह्यूमन और बर्ड्स जो है अपने लाइफ टाइम में कई बार वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बट स्मॉल साइज, बहुत नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिया लेकिन स्मॉल साइज है, वो कौन सा करेगा? ऑयस्टर एंड पेलेजिक फिश। और हम लोग का भी एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया, स्मॉल नंबर, हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे लेकिन लार्ज साइज का। एग्जांपल में बर्ड एंड मैमल, बर्ड एंड मैमल याद रखिएगा, हम लोग नॉर्मल है कि कभी भी अपने लाइफ टाइम में बहुत एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस करते हैं और बड़े साइज का कम नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज नंबर में ऑयस्टर एंड पेलेजिक फिश एक टाइम में, लाइफ में एक टाइम पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू। अब आ जाते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे म्यूचुअलिज्म कंपटीशन। सबसे पहले देखिए, पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अ, हम एक ऑर्गेनिज्म है, आप भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हम दोनों एक ही स्पीसीज के हैं तो हम लोग पॉपुलेशन बनाएंगे, ठीक है। हर पॉपुलेशन, ठीक है, एक पॉपुलेशन हर एक दूसरे पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, खुद एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन के साथ भी इंटरेक्ट करता है, लेकिन एक पॉपुलेशन दूसरे स्पीसीज यानी दूसरे पॉपुलेशन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि हम लोग को इस जीवन काल में रहना है। हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग को दूध चाहिए तो हम लोग को गाय के साथ एक अलग स्पीसीज से इंटरेक्ट करना होगा ना, तो हम लोग गाय को चारा देंगे, गाय हम लोग को दूध देगी, तो यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, उसको भी फायदा हो रहा है, हमको भी फायदा हो रहा है। तो एक पॉपुलेशन को दूसरे पॉपुलेशन से इंटरेक्शन करना पड़ेगा ताकि इस हम इन्वायरमेंट में हम लोग अपने आप को सस्टेन कर पाए, हम लोग रह पाए, ठीक है। तो उसी तरीके से बहुत सारे टाइप ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म, जैसे उस म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों को फायदा होता है। कंपटीशन किसको कहेंगे? जिसमें दोनों को नुकसान होता है, ठीक है। जैसे कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है, हम लोग एक एक सबका एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेडेशन में क्या होता है? एक का फायदा, मान लीजिए प्रेडेटर जो है उसका फायदा होगा, लेकिन प्रे जो है जो मर जाएगा, यानी टाइगर अगर हिरन को मार रहा है तो टाइगर को फायदा हुआ लेकिन हिरन तो मर गया ना। पैरासाइट क्या हो गया? जैसे अ, अ, हम लोग का जैसे डॉग पे लाइस एंड टिक्स हम लोग पे भी होता है, तो ये लोग क्या है? ये पैरासाइट है ना। तो पैरासाइट के इन लोगों को क्या होता है? फायदा होता है, लेकिन हम लोग का ब्लड यूज ये लोग कर रहे हैं तो हम लोग को ये नुकसान हुआ ना, तो ये पैरासिटिज्म हुआ, ठीक है। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को फायदा, दूसरे को कोई मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इसको आप लोग अलग तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। कॉमेंसलिज्म में आप लोग याद रख सकते हैं कि ये बहुत कॉमन है कि आप लोग आपसे किसी को फायदा हो जाता है लेकिन आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर कुछ बड़े बड़े महान महान लोग, हम लोग को देखा जाए, साधु, ये लोग महात्मा लोग देखा जाए, तो वो लोग क्या करता है? दूसरे को फायदा दे देता है, लेकिन उनको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉमेंसलिज्म आप अगर पहली बार ये पढ़ रहे हो तो ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं के लिए जो एक बार चैप्टर पढ़ चुके हो तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। एमेंसलिज्म, जिसको एक को नुकसान हो रहा है लेकिन एक को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वो एमेंसलिज्म हो गया, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप लोग एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि फंगी के आजू बाजू में बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाता है, क्योंकि फंगी एक केमिकल रिलीज करता है पेनिसिलिन, जिसके कारण बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाता है। तो बैक्टीरिया को तो नुकसान हुआ, लेकिन फंगाई को कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। तो फंगाई को कोई फायदा नहीं लेकिन बैक्टीरिया को नुकसान हो जा रहा है, उसी को एमेंसलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके सबको पढ़ते हैं। एमेंसलिज्म का और इसमें कोई पार्ट नहीं दिया हुआ है,
बस हम लोग बाकी सब के बारे में पढ़ते हैं। बाकी सबको पढ़ने से पहले एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म, इन तीनों में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है कि इंटरेक्टिंग स्पीसीज, जो स्पीसीज ए और स्पीसीज बी है, वो लिव क्लोजली टुगेदर, उनको एक साथ रहना होगा। कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन। याद रखिए, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म। प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म क्या है, जिसमें दोनों में एक को फायदा और एक को नुकसान हो रहा है, ठीक है। और उसका कॉमेंसलिज्म, इन तीनों में जो है इंटरेक्टिंग स्पीसीज को एक साथ क्लोजली रहना होगा, ठीक है। अब आते हैं पैरासिटिज्म में, सॉरी प्रेडेशन में। मैंने आपको पहले ही बताया था इस सीरीज के कि इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी को इतने सही ढंग से करने वाले हैं कि कुछ अंडरलाइन रहेगा, कुछ लिखा रहेगा साइड में, ताकि हम लोग को रिवीजन करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो प्रेडेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितनी भी बात लिखी हुई है यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है। ये नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। जैसे घास को गाय खाया, ठीक है, ये भी एक प्रेडेशन। क्या आपको लगता है घास को गाय खा लिया तो ये भी एक प्रेडेशन हुआ? जैसे एनसीईआरटी लिखता है, अगर प्रेडेशन का हम लोग नाम लेते हैं तो आपको क्या सबसे पहले याद आता है? टाइगर ने डियर को खा लिया। लेकिन अगर स्पैरो और एक सीड को खा रहा है तो वो भी एक प्रेडेटर से कम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टॉपिक लेवल से हायर टॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। घास से काऊ में गया, काऊ से टाइगर में गया, इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है क्या, प्रेडेशन, ठीक है। अब कहता है, एक अगर एग्जाम में कंडक्ट वर्ड आ गया तो इसका भी मतलब होता है कि मीन्स फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यानी ये प्रेडेशन जो है एनर्जी के फ्लो के साथ साथ और भी कुछ काम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ये प्रे के पॉपुलेशन को भी अंडर कंट्रोल में रखता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन सर्टेन स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में अगर कोई स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वो इन्वेसिव यानी बहुत तेजी से स्प्रेड करने लगता है, ठीक है, बहुत तेजी से स्प्रेड करने लगता है, क्योंकि वहां पे उसका नेचुरल प्रेडेटर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अगर नेचुरल प्रेडेटर उसका होता तो वो जब तेजी से ग्रो कर रहा होता तो वो प्रेडेटर उसको मार के खा लेता, ठीक है। तो चूंकि वहां पे उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, तो कोई भी अगर स्पीसीज को अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा कोई नए जियोग्राफिकल एरिया पे जहाँ पे उसका प्रेडेटर नहीं है, तो वो बहुत फास्ट स्प्रेड करेगा। जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिकली पियर कैक्टस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है इन ऑस्ट्रेलिया में, और वो हैवॉक कॉज कर दिया, यानी बहुत भयानक तरीके से वो फैलने लगा, जिसको कंट्रोल किससे किया गया? मौत से। कैक्टस ईटिंग मौत जो होगा उसका नेचुरल प्रेडेटर है, उसको वहां पे मौत को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तब उस प्रिकली पियर कैक्टस का जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइन आ सकता है जिसको मैंने नहीं मार्क किया है, लेकिन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को किस कॉन्सेप्ट को, जो मैंने अभी बताया कि प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ठीक है। ये प्रे के पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल भी, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पेस्ट, जैसे मान लीजिए बहुत कीड़ा मकोड़ा हम लोग के अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आके लग जाता है जो कि हमारे फसल को खराब कर देता है, तो अगर उन सारे कीड़ा मकोड़ा को, अगर कीड़ा मकोड़ा का प्रेडेटर अगर उस फील्ड में हम लोग रिलीज कर देते तो वो सारे कीड़ा मकोड़ा मर जाएंगे, जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल। ये वहां पे भी यूज किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को, प्रेडेशन एंड प्रे के कॉन्सेप्ट को वहां पे भी यूज किया जाता है, ठीक है। एक यानी हम लोग दो पॉइंट पढ़ चुके हैं। ये नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी है, ये प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। तीसरा, हेल्प इन मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी। यहाँ पे एक एग्जांपल पाया गया कि स्टारफिश डाइजेस्टर, ठीक है, इन द रॉकी, ये देखिए ये यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है ये बस यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। तो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी जो कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे था, वहां पे स्टारफिश पाइजेस्टर जो है एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर माना जाता था, लेकिन एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में उस पाइजेस्टर को रिमूव किया गया वहां से, तो मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गए। मतलब 10 स्पीसीज जो थे इनवर्टिब्रेट के आपस में ही लड़ कट के मर गए। क्यों? क्योंकि वो आपस में कंपटीट करने लगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर मतलब दो स्पीसीज के बीच में इंटर स्पेसिफिक। मेरे और आप में अगर कंपटीशन हो रहा है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक हुआ, लेकिन मेरे और कुत्ते में कंपटीशन हो रहा है जो कि अलग स्पीसीज हुआ तो इंटर स्पेसिफिक। यानी 10 स्पीसीज आपस में कंपटीशन करके मर गए। क्यों? क्योंकि उनको कंपटीशन फूड रिसोर्स के लिए उनको कंपटीशन करना पड़ा, तो यानी आपस में कंपटीशन बढ़ा तो वो लोग मर गए। वहीं पे अगर प्रेडेटर होता तो वो
उन सारे प्रे यानी उस स्पीसीज को पॉपुलेशन को कंट्रोल रहता है, जिसके कारण वहाँ पे कंपटीशन नहीं बढ़ता। ठीक है, तो चूंकि 10 इन स्पीसीज वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए, तो अगर प्रेडेटर रहता तो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी भी तो रहता, तो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्टारफिश पाइजेस्टर, और ये जो मैंने एग्जांपल बताया ये यहाँ कहाँ का था, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी का। ठीक है, रीजन भी पता चल गया इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के कारण। अब चौथा प्रेडेटर का बात, प्रेडेटर जो होते हैं प्रूडेंट होते हैं, ये अपने प्रे को कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे प्रे को तो प्रे का पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, और प्रे का पॉपुलेशन जैसे खत्म होगा वो भी खुद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और कैसे, क्योंकि फूड का कमी हो जाएगा। यहाँ तक अभी हम लोगों ने सिर्फ प्रेडेटर का बात किया, अब हम लोग प्रे का बात करते हैं। प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंस। प्रे जो स्पीसीज है अपने आप को बचाने के लिए, प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के बहुत तरीके का वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म अपने अंदर डेवलप करता है। जैसे कि इंसेक्ट एंड फ्रॉग जो है कैमोफ्लेज करते हैं, क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लेज, अपने आप को उस इन्वायरमेंट के कलर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं अपने अंदर पॉइजन स्टोर करते हैं, जैसे मोनार्च बटरफ्लाई एग्जांपल है, जो कि बहुत डिस्टेस्टफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कैटरपिलर स्पेस में पॉइजनस वीड को खाया रहता है, ताकि उसको कोई और प्रेडेटर ना खाए, इसीलिए वो पॉइजनस वीड को खा के अपने आप को हाईली डिस्टेस्टफुल बना लेता है। ठीक है, अब आते हैं प्लांट के बारे में। प्लांट के लिए बड़ा दिक्कत का बात है, क्योंकि प्लांट के लिए हार्बीवोरस ही उनके प्रेडेटर है। ठीक है, और प्लांट भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, प्लांट भाग नहीं सकते हैं, इसलिए उनको मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस को बनाना पड़ता है, डेवलप उनको मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस उनको अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, एक और लाइन लिखा हुआ है, 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट एंड आर फाइटोफैगस। फाइटोफैगस मतलब जो प्लांट पे फीड करते हैं। ठीक है, जो प्लांट पे खाते हैं, यानी 25% जो इंसेक्ट है वो प्लांट पे खाते हैं, मैं प्लांट को खाते हैं। ठीक है, और प्लांट के लिए हर्बीवोरस ही उनका प्रेडेटर है। तो चूंकि प्लांट भाग नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उनको अपने अंदर अपने ऊपर मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस को डेवलप करना पड़ता है। मॉर्फोलॉजिकल में मोस्ट कॉमन एग्जांपल है थॉर्न, जो कि अकेसिया और कैक्टस में पाया जाता है। थॉर्न मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। और केमिकल डिफेंस में वीड कैलोट्रोपिस का एग्जांपल लिखा हुआ है, जो कि अपने अंदर प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, अगर कोई भी, आप गौर कीजिएगा, गांव में अगर रहते होइएगा तो कोई भी बकरी या काऊ नहीं उस कैलोट्रोपिस के वीड को नहीं खाता है, क्योंकि वो अपने अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक पॉइजन अपने अंदर स्टोर करता है, जो कि उस कैटल को मार भी सकता है। ठीक है, मार सकता है। ठीक है, अब और भी सारे केमिकल जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइकिन एंड ओपियम, ये सारे जो है प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे ऑल प्रोड्यूस बाय प्लांट फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। ये सारे केमिकल प्लांट के द्वारा डिफेंस की तरफ यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करके कॉमर्शियल रीजन के कारण एक्सट्रैक्ट करके उसको बेच देते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंपटीशन पे। ठीक है, कंपटीशन पे आते हैं। कंपटीशन का सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन सबसे पहला है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक मतलब आप समझ रहे हैं, दो स्पीसीज के बीच में। तो आप याद रखिएगा, दो स्पीसीज के बीच में जब कंपटीशन होता है तो ऑर्गेनिक ओव्यूलेशन का ये पोटेंट फोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है ऑर्गेनिक ओव्यूलेशन के लिए, कि दो स्पीसीज में कंपटीशन होना। दो स्पीसीज में अगर कंपटीशन होगा तो वो एक दूसरे को हाई लेवल पे इवॉल्व करेंगे, यानी ये देखेंगे इसमें मेरे में ये नहीं है, उसमें वो है, तो ये अपने आप को, लेकिन अलग अलग स्पीसीज, अगर मेरे आप में अगर कंपटीशन होगा तो ये उतना इवोल्यूशन का कारण नहीं होगा जितना एक दूसरे स्पीसीज के बीच होगा। ये कौन मानते थे? डार्विन मानते थे। ही कन्विंस दैट, वो हम लोग को बताएं कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है, जो दो स्पीसीज के बीच में हो रहा है, वो पोटेंट फोर्स है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, ये डार्विन का बात था, यहाँ से अब हटाते हैं उनकी बात को। अब हम लोग कहते हैं कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete फॉर सेम रिसोर्सेज। ठीक है, दैट आर लिमिटिंग। सबसे पहले बुक कहता है कि जनरली हम लोग मानते हैं कि कंपटीशन जो होता है एकदम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, यानी बिल्ली और अ, बिल्ली और लियोपार्ड मान सकते हैं, मतलब यानी नॉर्मली बात है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के ही बीच कंपटीशन होगा। ठीक है, क्यों क्यों उन्हीं के बीच होगा? क्योंकि वो रिसोर्स जो है अप्रोक्स सेम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे हम आप एक ही स्पीसीज के, तो हम लोग चूंकि सेम ही, जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग सेम ही रिसोर्स को कर रहे हैं, तो हम लोग के बीच में कंपटीशन ज्यादा होगा। ठीक है, और रिसोर्स अगर लिमिटिंग है तब तो कंपटीशन और ज्यादा होगा। लेकिन फिर बुक कहता है कि लेकिन ये बात पूरा सही नहीं है, क्योंकि टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी
कंपटीशन के लिए लड़ते हैं, जिसका एक एग्जांपल है विजिटिंग फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो जो बर्ड है वो नदी के ऊपर उड़ता रहता है, और रिसाइडिंग फिश भी नीचे से ध्यान लगाए रहती है किस पे, जू प्लैंकटन पे, ठीक है, जो कि लेक में रहता है। जू प्लैंकटन को कौन खाना चाहता है, अपना फ्लेमिंगो भी खाना चाहता है, और उस लेक या पोंड में रहने वाला फिश भी खाना चाहता है। यानी फ्लेमिंगो और फिश दोनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन वो लोग जू प्लैंकटन के लिए कम्पिटिट कर रहे हैं। यानी टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी कंपटीशन में आ सकते हैं। और दूसरा बात कह रहा है कि रिसोर्सेज का लिमिटिंग होना जरूरी नहीं है कंपटीशन के लिए। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तो भी कंपटीशन हो सकता है। वैसे कंपटीशन को कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसका डिफिनेशन कहता है द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज might be reduced due to interfering and inhibitory presence of other species even resource are abundant। ठीक है, अगर रिसोर्स बहुत ज्यादा भी है लेकिन फिर भी कंपटीशन हो सकता है। उस कंपटीशन को क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस कंपटीशन। एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए चीता है, ठीक है, और टाइगर है। चीता और टाइगर दोनों है और सामने डियर है। तो टाइगर चाहेगा डियर को खाना और चीता भी चाहेगा डियर को खाना, लेकिन चीता जो है डियर को नहीं खा पाएगा, उसका फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइगर भी प्रेजेंस है। तो चाहे इस ग्राउंड में बहुत सारा ही डियर क्यों ना हो, अनलिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन चीता नहीं खाएगा डियर को। क्यों? क्योंकि उसको टाइगर का डर है। यानी एक का फीडिंग एफिशिएंसी कम हो रहा है दूसरे के प्रेजेंस में। ठीक है, तो एनसीईआरटी सबसे पहले कहता है कि कंपटीशन होगा सिर्फ क्लोजली रिलेटेड के बीच में। और कब होगा? जब रिसोर्स लिमिटेड हो। फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर स्पीसीज टोटली अनरिलेटेड है तो भी हो सकता है, जैसे विजिटिंग फ्लेमिंगो और फिश के बीच में हुआ। और रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो भी हो सकता है। कब? इंटरफेरेंस कंपटीशन में। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, जो कि मेजर किया जाता है आर, जो हम लोग पढ़े उसी से मेजर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसको अपने नोट्स के थ्रू एक बार लिख लिया है। ठीक है, नोट्स के थ्रू इसको बताते हैं। कंपटीशन अगर, यानी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, कंपटीशन किस किस के बीच में, क्लोजली रिलेटेड के भी हो सकता है यानी इंट्रा स्पेसिफिक, अनरिलेटेड स्पेसिस में भी हो सकता है यानी इंटर स्पेसिफिक। जब लिमिटेड हो रिसोर्स तो भी हो सकता है, जब अनलिमिटेड हो तो भी हो सकता है यानी इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कंपटीटिव एक्सक्लूजन हो सकता है, यानी कंपटीशन के कारण कंपटीटिव एक्सक्लूजन। इसका मतलब क्या है, गॉस ने इस पे काम किया था और उन्होंने बताया था गॉस कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव इंडिफिनिटली बिकॉज सुपीरियर स्पीसीज एक्सक्लूड और इलिमिनेट इंफीरियर स्पीसीज। जिसका एग्जांपल जस्ट आगे है। ठीक है, ये पेज थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे कि एक एग्जांपल है, पहले ये टीचर लोग इस भी एग्जांपल को बताते थे, लेकिन अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए आप इसको अभी के लिए बस 1 सेकंड साइड कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस एग्जांपल को छोड़ दीजिएगा। हाँ, देखिए, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का सबसे पहले मतलब क्या हम लोग समझते हैं कि एक स्पीसीज जो कि सुपीरियर है, जिसका मान लीजिए नंबर ज्यादा हो सकता है या फिर वो बड़ा हो सकता है, ठीक है, वो अपने से इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, उसी को कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन के कारण एक्सक्लूजन उसी को कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, गैलापेगोस आइलैंड पे, ठीक है, टॉर्टवाइज रहते थे। ठीक है, गैलापेगोस आइलैंड पे सबसे पहले एबिंगडन टॉर्टवाइज रहते थे। एबिंगडन टॉर्टवाइज जो थे वो भी घास खाते थे। ठीक है, घास खाते थे लेकिन बहुत धीरे धीरे खाते थे। उस आइलैंड पे गोट को रिलीज कर दिया गया। ठीक है, गोट को रिलीज कर दिया गया और गोट का ग्रेजिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा था। ड्यू टू हाई ग्रेजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट, गोट जो है उसका हाई ग्रेजिंग एफिशिएंसी होने के कारण वो एबिंगडन टॉर्टवाइज को एलिमिनेट कर दिया, वहां से एक्सटिंक्ट ही कर दिया। गोट इतना तेजी से घास चरा कि घास को खाया कि टॉर्टवाइज वहां पे सरवाइव ही नहीं कर पाया। तो ये क्या हुआ, कंपटीशन। एक घास था, एक ही घास के लिए दोनों कॉम्पिटिट कर रहे थे, गोट का एफिशिएंसी ज्यादा था तो एबिंगडन टॉर्टवाइज एलिमिनेट हो गया। एक और एग्जांपल है बार्निकल बैलनस, ठीक है, जो कि सुपीरियर है, वो एलिमिनेट कर देता है बार्नेस चैथेलमस को। ठीक है, इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, बार्निकल्स बैलनस। ठीक है, बार्निकल्स बैलनस यानी बार्निकल्स बड़ा वाला, बार्निकल्स चैथेलमस यानी छोटा वाले को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, ये ट्रिक मैंने ऋषभ चौबे सर से सीखा है, तो उन्हीं का ये वाला नोट्स भी है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। बार्निकल्स बैलनस यानी जो कि सुपीरियर है वो एलिमिनेट कर देता है, बार्निकल चैथेलमस जो कि छोटे वाले को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, अब हम लोग
ये दो एग्जांपल देख लिए कि कैसे कंपटीशन के कारण सुपीरियर स्पीसीज इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, ये हुआ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और हाँ, अब हम लोग देखते हैं एक और बात यहाँ पे छूट रहा है। ठीक है, कि को एग्जिस्टेंस। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एक पेज बीच में पेज का सीक्वेंस ऊपर हो गया, इसलिए ये यहाँ पे देखा कि इफेक्ट ऑफ कंपटीशन में सबसे पहले कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की कंपटीशन के बीच में एक सुपीरियर स्पीसीज इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देता है। अब यहाँ कंपटीशन का इफेक्ट पर है, को एग्जिस्टेंस क्या होगा? को एग्जिस्टेंस कहता है रिसेंट स्टडीज रिजेक्ट कंपटीशन एक्सक्लूजन। ठीक है, कंपिटिटिव एक्सक्लूजन को रिजेक्ट कर दिया है और सपोर्ट करता है को एग्जिस्टेंस को। मतलब क्या हुआ? That means species facing competition might evolve special mechanism to promote coexistence rather than exclusion। अगर दो स्पीसीज के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो आज के स्टडी कहता है कि ये एक दूसरे को एक्सक्लूड ना करने के बजाय ये अपने अंदर स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप कर लेंगे ताकि ये दोनों को एग्जिस्ट कर पाए, दोनों साथ में एग्जिस्ट कर पाएंगे। ये कैसे हो पाएगा? जैसे रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेंगे। ठीक है, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेंगे कि तुम ये खाओ हम ये खाएंगे, या फिर फॉरेजिंग पैटर्न या फिर फॉरेजिंग टाइमिंग को चेंज कर लेंगे कि सुबह में हम खाना खाएंगे, रात में तुम खाना, दोपहर में तुम खाना। ठीक है, ऐसे अपने रिसोर्स को पार्टीशन कर लेंगे या फिर फॉरेजिंग पैटर्न को अगर चेंज कर लेंगे तो को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसके नाम पे एक एनसीईआरटी में लिखता है मैक अर्थर शोज दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर, जो कि एक बर्ड है, एक ही ट्री पे रह रहा था। वार्बलर जो कि एक बर्ड है, एक ही ट्री पे रह रहा था, वो कंपटीशन को अवॉइड कर दिया। ठीक है, और कोएग्जिस्ट एक साथ रहा। कैसे? वो अपने फॉरेजिंग एक्टिविटी को चेंज कर लिया, कोई कुछ खाने लगा, कोई सीड खाने लगा, कोई कुछ खाने लगा, अलग अलग। अब यानी अपने खाना को डिवाइड कर लिया, यानी को एग्जिस्ट कर दिया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को हटा के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड कोएग्जिस्टेंस। फिर उसका एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा बार्निकल्स एंड गैलापेगोस आइलैंड पे जो एविंगटन टॉर्टॉइस एलिमिनेट हो गए थे। ठीक है, एनसीईआरटी में जो बार्निकल्स बैलनस जो है, इसका एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में तो होगा, क्योंकि आप लोग को एग्जांपल देख के ही पता चल रहा है एक अगर दूसरे को एलिमिनेट कर रहा है तो वो एग्जांपल हुआ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का। लेकिन बार्निकल्स बैलनस जो है उस पे काम जो किया था वो दूसरे साइंटिस्ट ने किए थे, जिनका नाम है कॉलिन एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। कॉलिन एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट ही शो किया था कि बार्निकल्स बैलनस डोमिनेट कर जाता है बार्निकल्स या थैलमस पे। ठीक है, तो ये नाम याद रखिए, कॉर्नेल जो थे वही बार्निकल्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी। सॉरी, एक एरर हो गया था, कोई नहीं। हाँ, तो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का दोनों एग्जांपल देख लिए, लेकिन बार्निकल्स बैलेंस पे किसने काम किया था? कॉर्नेल ने। लेकिन कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गॉस ने। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे छूट रहा है। ठीक है, हम लोग मैकआर्थर के बारे में भी जान लिए। एविडेंस ऑफ कंपटीशन, नेचर में कंपटीशन हो रहा है, इसका एविडेंस कौन देता है? कंपिटिटिव रिलीज कर दीजिए। ठीक है, अगर आप कंपटीशन रिलीज कर दीजिएगा, यानी सुपीरियर स्पीसीज को आप हटा दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि लोअर स्पीसीज जो होगा वो आपस में कंपटीट करके मर जाएंगे। किस केस में हम लोगों ने देखा था? ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि कैसे 10 इन्वर्टिब्रेट आपस में लड़के एक्सटिंक्ट हो गए थे अगर हम लोगों ने प्रेडेटर को हटा दिया था। तो सेम कॉन्सेप्ट ये प्रेडेशन के केस में था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाता है कि अगर सुपीरियर, यहाँ पे प्रेडेटर और प्रे नहीं, यहाँ पे सुपीरियर स्पीसीज अगर हट जाए तो इंफीरियर स्पीसीज अपने आप में कंपटीशन करके मर जाएंगे। ठीक है, और इंटरफेरेंस कंपटीशन भी एग्जांपल दे रहा है। जैसे एविडेंस ये है कि नेचर में कंपटीशन हो रहा है, जैसे टाइगर और चीता का हम लोग देखे कि टाइगर के प्रेजेंस में चीता डियर को नहीं खा पा रहा है, ये भी एक कंपटीशन है जो कि हम लोग को साफ दिख रहा है, ये एक एविडेंस है। यानी इंटरफेरेंस कंपटीशन भी एविडेंस के तौर पे हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, ये सारे हो गया, पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, ये गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिसोर्स पार्टीशनिंग पढ़ चुके हैं। मैक आर्थर ने क्या देखा, वो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज पे क्या गौर की, ये भी देख चुके हैं। कॉर्नेल फील्ड का देख चुके हैं जो कि बार्निकल्स पे काम किए थे। ठीक है, फिर से ये कम्पिटिटिव रिलीज भी देख लिए जो कि एक एविडेंस है। सब कुछ इस जगह पे देख चुके हैं। वापस से पैरासिटिज्म से हम लोग एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। ठीक है,
पैरासिटिज्म पे जब स्टार्ट करते हैं तो पैरासिटिज्म एक्चुअली में है क्या? आप सबको पता है कि पैरासिटिक जैसे हम लोग टिक्स एंड लाइस का हम लोगों ने बात किया कि हम लोग पे या फिर कुत्ता के बॉडी पे रह के वो ब्लड को सक कर रहे हैं, यानी एक पैरासाइट है और एक होस्ट है, ठीक है। तो ये हम लोग को इनसाइड स्टार्टिंग में ब्राह्मस लाइन कहता है कि इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म has evolved in so many taxonomic group from plant to higher vertebrate. Many parasite have evolved होस्ट स्पेसिफिक, यानी पैरासाइट जो है अब अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व कर लिए कि वो एकदम होस्ट स्पेसिफिक हो चुके हैं कि यही होस्ट पे मेरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा तो यही होस्ट पे होगा, ठीक है। और इस तरीके से हर वो टेक्सोनॉमिक ग्रुप में घुस चुके हैं, प्लांट से लेके हायर वर्टिब्रेट, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म बहुत मैंने अपने आप को ऐसे इवॉल्व कर लिए हैं कि किसी हर लेवल टेक्सोनॉमिक ग्रुप के हर लेवल पे, जैसे होता है ना किंगडम फाइलम, इस तरीके से प्लांट उससे बड़ा प्लांट उससे बड़ा प्लांट, हर लेवल पे आपको एक पैरासाइट देखने को मिल जाएगा और वो अपने आप को एकदम होस्ट स्पेसिफिक कर लेते हैं। अगर होस्ट अपने आप को इवॉल्व करेगा उस पैरासाइट को रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं कि वो पैरासाइट आप पे ना अटैक करे दोबारा से, तो होस्ट भी साथ में को इवॉल्व करेगा और उसको काउंटर अटैक करने के लिए। अगर आप इवॉल्व हो रहे हैं कि ताकि ये पैरासाइट मेरे पे अटैक ना करे, तो पैरासाइट इवॉल्व होगा ताकि आप पे वापस से वो काउंटर अटैक कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से होस्ट स्पेसिफिक और को इवोल्यूशन साथ में उन दोनों में चलते रहता है। फिर यहाँ पे लिखता है कि अडेप्टेशन बाय पैरासाइट टू बी विथ होस्ट, पैरासाइट के द्वारा कुछ कुछ अडेप्टेशन अपने अंदर डेवलप करता है ताकि वो होस्ट के साथ रहे। जैसे कि अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को हटा देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को हटा देगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग को सक ही करना है, हम लोग को पचा पचाया खाना ही लेना है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन एंड सकर, सकर आप लोग को मिलता है ताकि क्लिंग करके होस्ट से अटका रहे, या फिर सकर से आपको एकदम टाइटली होस्ट को पकड़े रहे, ठीक है। और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अपना रिप्रोडक्शन के कैपेसिटी को बढ़ा लेता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट और ऑफन कॉम्प्लेक्स। पैरासाइट का लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उनको एक से दो इंटरमीडिएट होस्ट, बीच में एक या दो होस्ट को जरूरत ही पड़ता है, या होस्ट हो या वेक्टर, ताकि वो अपना पैरासिटाइजेशन कंप्लीट कर सके, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके, यानी टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन। जिसके एग्जांपल दो है, ह्यूमन लिवर फ्लिक जिसको ट्रेमाटोड पैरासाइट भी कहा जाता है, वो डिपेंड करता है टू इंटरमीडिएट पे, जैसे कि एक स्नेल और एक फिश टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। मलेरियल पैरासाइट क्या होता है? उसको मॉस्क्यूटो एक वेक्टर की तरह चाहिए अपना होस्ट पे फैलने के लिए और लाइफ साइकिल भी कंप्लीट करने के लिए। आप जानते होंगे कि लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट, हम लोग में भी अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़े होइएगा तो हम लोग के अंदर भी और मॉस्क्यूटो के अंदर भी, दोनों जगह वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। मलेरिया पैरासाइट को मॉस्क्यूटो चाहिए, ह्यूमन लिवर फ्लिक को दो इंटरमीडिएट स्नेल और फिश चाहिए अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एग्जांपल था हो गया। अब इम्पैक्ट ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट के क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्मफुल होते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं सर्वाइवल का चांस। कैसे? वो होस्ट को कमजोर कर देते हैं, फिजिकली वीक कर देते हैं, ताकि वो मोर वल्नरेबल हो जाते हैं, किसी भी छोटा सा डिजीज के भी मोर वल्नरेबल हो जाते हैं, फिजिकली वीक कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट। इक्टोपैरासाइट, अगर वो पैरासाइट आपके एक्सटर्नल सरफेस पे है तो इक्टोपैरासाइट होगा, अगर आपके सरफेस के अंदर है तो इंडोपैरासाइट होगा, और बर्ड का अगर पैरासिटिज्म देखा जा रहा है तो ब्रूड पैरासिटिज्म होगा। हम लोग अब एक एक करके सबको देखते हैं। इक्टोपैरासिटिज्म जो आपके एक्सटर्नल सरफेस पे हो, एग्जांपल ह्यूमन में लाइस, डॉग में टिक्स, कोपेपॉड मरीन फिश के ऊपर कोपेपॉड लगा होता है। आप एक सर्च मार सकते हैं कि कोपेवर्ड का स्ट्रक्चर, तो आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कस्कुटा क्या होता है? यह अपना क्लोरोफिल लूज कर देता है और प्लांट का पैरासाइट है, ये प्लांट पे जाके लग जाता है और अपना क्लोरोफिल लूज कर देता है, आराम से बना बनाया खाना को आराम से न्यूट्रिशन डायरेक्ट होस्ट प्लांट से अपने अंदर ले लेता है। यहाँ पे एक बात कहता है कि जो फीमेल मॉस्क्यूटो है जो हमारे अंदर हमारे ब्लड को लेती है, वो पैरासाइट नहीं है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया फैलाता है वो पैरासाइट है, लेकिन मॉस्क्यूटो पैरासाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉस्क्यूटो ब्लड सक करता है और चला जाता है, उसको हमेशा हम लोग का बॉडी नहीं चाहिए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए या फिर सर्वाइवल के लिए, वो ब्लड लिया लेकिन चला गया। लेकिन पैरासाइट जो होता है वो हमेशा सरफेस से ऊपर या फिर सरफेस के अंदर हमेशा चिपका रहता है अपने लाइफ साइकिल को बिताने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं इंडो पैरासाइट, ये कुछ एग्जांपल था इक्टो का, याद रखिएगा। अब इंडो पे आते हैं जो कि अंदर की तरफ होस्ट के अंदर की तरफ पाया जाएगा, लीवर, किडनी, लंग्स, ब्लड सेल, किसी के भी अंदर पाया जा सकता है। इसमें इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडो पैरासाइट का एनाटोमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल बहुत फीचर बहुत सिंपल होगा, एनाटोमी और मॉर्फोलॉजी बहुत सिंपल होगा, ठीक है।
लेकिन लाइफ साइकिल जो होगा बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि उसको अंदर रहना है, अंदर रहना है, बॉडी के अंदर रहना है, तो उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी लिए उसका लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब आते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म बर्ड में देखा जाता है, जिसमें पैरासाइटिक बर्ड जो है अपने होस्ट के बर्ड नेस्ट में जाके अपना एग ले कर देती हैं, ठीक है। और वो पैरासाइटिक बर्ड का जो एग है वो होस्ट के एग को कलर और साइज को रिजेंबल करने लगते हैं। मान लीजिए पैरासाइटिक एग है, पैरासाइटिक बर्ड है जो अपने एग को होस्ट के नेस्ट में जाके रख दिया, और पैरासाइटिक एग जो है होस्ट के एग का कलर मैच करने लगेगा ताकि होस्ट को शक ना हो, ठीक है। नहीं तो वो इजेक्ट कर देगा, नेस्ट के बाहर उस एग को फेंक देगा। यानी कोयल और क्रो में ये चीज देखने को मिल सकता है, ठीक है। कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को फायदा होता है, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ऑर्किड, ऑर्किड जो मैंगो पे पाया जाता है एज ए एपीफाइट, यानी ऊपर की तरफ से फैला हुआ एपीफाइट की तरफ पाया जाता है, ठीक है। ऑर्किड जो है मैंगो पे पाया जाता है। मैंगो को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन ऑर्किड को क्या फायदा हो रहा है कि मैंगो उसको शेल्टर प्रोवाइड कर दिया। बार्निकल्स वेल के ऊपर पाया जाता है, वेल को कोई ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन बार्निकल्स को शेल्टर मिल गया। क्लाउन फिश, सी एनिमोन, सी एनिमोन का आप स्ट्रक्चर देखते होंगे, उसके पास टेंटेकल्स होता है, स्टिंगिंग टेंटेकल्स होता है। तो क्लाउन फिश जो छोटा वाला फिश है वो सी एनिमोन के बगल में जाके छिप जाता है ताकि उसको बाकी बड़े फिश से उसको प्रोटेक्शन मिल सके। क्यों? क्योंकि सी एनिमोन के पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स है, तो उससे बाकी ऑर्गेनिज्म डरते हैं उसके पास आने से, तो क्लाउन फिश वहां जाके छिप जाता है, जिससे सी एनिमोन को कोई फायदा नहीं है। कैटल ग्रेजिंग बर्ड, जिसको इग्रेट भी कहा जाता है, इग्रेट भी कहा जाता है, वो देखिए जब गाय या फिर कोई भी कैटल अगर ग्रेजिंग कर रहा होता है, फील्ड में ग्रेजिंग कर रहा होता है, तो साथ में बहुत सारा कीड़ा सब उसके अगल बगल ग्राउंड में जो चिपका होता है वो उड़ता है। तो साथ में इरिगेट को वो इंसेक्ट खाने में मदद मिलता है। अगर इरिगेट अकेला इंसेक्ट को ढूंढे तो इंसेक्ट उसको मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर कैटल जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाता है, मूवमेंट करता है, तो फ्लश कैटल फ्लश आउट इंसेक्ट एज फूड, इंसेक्ट को बाहर निकाल देता है ताकि वो इरिगेट जो है उसको फूड मिल जाता है, ठीक है। अब आते हैं म्यूचुअलिज्म पे, ठीक है। म्यूचुअलिज्म किस किस के बीच में देखा जा सकता है? बैक्टीरिया एंड रूट के बीच में भी देखा जाता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग जैसे राइजोबियम के बारे में पढ़े होंगे तो बैक्टीरिया और रूट के बीच में भी पाया जाता है, ठीक है। फंगी रूट के बीच में अगर पाया जाएगा तो माइकोराइजा होगा, ठीक है। फंगी और रूट के बीच में अगर पाया जाएगा तो माइकोराइजा होगा, और फंगी और लाइकेन के बीच में, फंगी और एल्गी के बीच में पाया जाएगा तो लाइकेन होगा। फंगी और रूट के बीच में जो माइकोराइजा को पाया जाएगा उसका कुछ यहाँ पे बात लिखा हुआ है कि माइकोराइजा के केस में क्या होगा, फंगी जो प्लांट को है एब्जॉर्ब, देखिए फंगी क्या करेगा, प्लांट को एब्जॉर्प्शन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देगा, ठीक है। एब्जॉर्ब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट उसको क्या देगा, साथ में बना बनाया खाना यानी कार्बोहाइड्रेट उसको दे देगा। फंगी क्या करेगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा, और प्लांट उसको बना बनाया खाना कार्बोहाइड्रेट दे दिया, इन म्यूचुअलिज्म हुआ, ठीक है। फिग एंड वास्प का एग्जांपल होता है यूका एंड मॉथ, यहाँ पे नहीं दिखा हुआ है लेकिन यूका एंड मॉथ भी आप एग्जांपल याद रखिए। फिग एंड वास्प एंड ऑर्किड एंड बम्बल भी, ये 6 एग्जांपल है, आप लोग याद रखिएगा। ये नहीं एनसीईआरटी में छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऑर्किड एंड बम्बल भी, ये बाकी सब याद रखिएगा। फिग एंड वास्प भी है इसका एक एग्जाम्पल, और ऑर्किड एंड बम्बल भी, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। उससे पहले प्लांट एनिमल, ये फिग एंड वास्प एंड ऑर्किड एंड बम्बल भी, यूका एंड मॉथ, ये तीनों जो है प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप है, ठीक है। प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप के बीच में भी म्यूचुअलिज्म देखा गया है, जिस बीच प्लांट जो होता है रिवार्ड या एज अ फिश, यानी पॉलिन और नेक्टर को, नेक्टर जूस और पॉलिन ग्रेन को एज अ रिवार्ड देता है। पॉलिन ग्रेन से क्या फायदा होता है, इंसेक्ट को खाना, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है तो खाना मिल जाता है, नेक्टर से जूस मिल जाता है। यानी प्लांट एज अ फीस या रिवार्ड के तौर पे इंसेक्ट्स को अपना पॉलिन या नेक्टर देता है ताकि उसके बदले में वो उसका सीड डिस्पर्स कर सके, सीड फैला सके, ठीक है। तो और यहाँ पे फिग और कुछ कुछ के बीच में तो वन टू वन टाइट रिलेशनशिप भी चलता है, जिसका एक एग्जांपल है फिग एंड वास्प। टाइट वन टू वन रिलेशनशिप मतलब फिग का स्पीसीज सिर्फ वास्प के स्पीसीज से ही पॉलिनेट हो पाएगा, ठीक है। फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीसीज, ठीक है। ये वन टू वन टाइट रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी फिग सिर्फ किससे पॉलिनेट होगा, तो सिर्फ वास्प से ही, वास्प के ही स्पीसीज से होगा, फिग एंड वास्प, कोई अदर स्पीसीज से नहीं होगा। अब इसमें इसको फायदा क्या मिलता है कि वास्प जो होता है वो पॉलिनेट कर देता है, वास्प मधुमक्खी टाइप होता है, वास्प जो होता है फिग को पॉलिनेट कर देता है, साथ में फिग उसको क्या ऑफर करता है वास्प को, तो डेवलपिंग सीड एज अ फूड, उसके अंदर जो सीड डेवलप हो रहा होता है उसको फूड के तौर पे दे देता है वास्प को, ताकि वास्प का जो डेवलपिंग लार्वा है उसको खाना मिल सके,
ठीक है। अब ऑर्किड एंड बम्बल बी, मेडिटेरियन ऑर्किड जिसको ऑर्फिस और बम्बल बी एंड बीज, इसको दोनों भी कहा जाता है। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। बम्बल, सॉरी, ओह शिट, वन सेक, बम्बल बी और मेडिटेरियन ऑर्किड, ठीक है। इसके साथ एक्चुअली आप देख सकते हो धोखा होता है। इसमें होता क्या है कि वन पेटल ऑफ, देखिए इसके साथ क्या होता है कि वन पेटल ऑफ फ्लावर, यानी ये जो ऑर्किड का जो फ्लावर है उसका एक पेटल जो होता है वो फीमेल बी के साइज, कलर और मार्किंग को रिजेंबल करता है। मान लीजिए ये फीमेल का क्या है, सॉरी, ये फ्लावर का एक पेटल है, ठीक है। किससे सिमिलर है, फीमेल बी के से सिमिलर है, ठीक है। तो मेल बी जो आता है, मेल बी या बम्बल बी जो आता है उसको लगता है ये फीमेल फ्लावर है, सॉरी फीमेल बी है, फीमेल बम्बल बी है। तो उसके साथ जाके वो कोपुलेट करने का कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ धोखा हो रहा है, इसीलिए उसको स्यूडो कोपुलेट कहा जाता है। धोखा क्यों हो गया, क्योंकि सेम कलर, सेम मार्किंग, सेम साइज, एकदम वो जो फ्लावर है रिजेंबल कर लिया है, ठीक है। तो स्यूडो कोपुलेट उसको सेक्सुअल डिसिट यानी सेक्सुअल का धोखा कह सकते हैं, मिलता है। स्यूडो कोपुलेशन उसको झूठा सुख मिलता है, उसको ऐसे कह सकते हैं आप। सेक्सुअल डिसिट कहने का ही मतलब होता है वही, ठीक है। और उस फ्लावर को क्या फायदा हुआ कि अब वो अपना पॉलिन ग्रेन उस पर झाड़ देगा, ताकि वो दूसरे फ्लावर के पास जैसे ही जाएगा तो वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या होता है कोएवोल्यूशन का, कि अगर फीमेल बम्बल बी में थोड़ा सा भी अगर उसका में कलर के पैटर्न में अगर हल्का सा भी चेंज हो गया तो पॉलिनेशन रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेल बम्बल बी को शक हो जाएगा। इसके लिए ऑर्किड फ्लावर को साथ में को इवॉल्व करना होगा। जैसे अगर फीमेल बम्बल बी में इवोल्यूशन आएगा, वैसे ही ऑर्किड के पेटल्स में भी इवोल्यूशन होना चाहिए, ताकि मेल बम्बल बी को शक ना हो और रिजेम्बलेंस जो है उसको मेंटेन हो सके और पॉलिनेशन हो सके। तो इस चैप्टर में इतना ही। मैंने ट्राई किया ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर करने का, ठीक है। तो